हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्री रिलेशंस 2020। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, सेकंड पार्ट में हमने प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड यूनियन के बारे में बात की थी, और आज के पार्ट में हम बात करेंगे द प्रोविजंस विच रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्लियर? और जैसे कि मैंने कहा है कि इन सेशंस को देखने के बाद आपको कुछ भी कहीं और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल जिस भी एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर कोड से क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? और डेफिनेटली इसमें हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। ठीक है? तो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर। देखो, दिस इज़ द मास्टर स्लाइड। फर्स्ट कोड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि 4 कोड को मर्ज किया गया था, एक्ट्स को। दूसरा कोड दैट इज़ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके अंदर 3 एक्ट को मर्ज किया गया है, दैट इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ट्रेड यूनियन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है? तो इसके बाद हमारा फिर एक रहता है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में प्रोविजंस रहेंगे, उनको हम सब्सिक्वेंट सेशंस में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दैट इज़ ओके, डेफिनेशंस वाले पार्ट में मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इस पर्टिकुलर कोड का, वो डील करता है द मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनेगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बन जाएगा कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? तो इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सिंपल सी बात। और वो मैटर्स क्या हैं? तो वो जो मैटर्स हैं उनकी लिस्ट दी है ये। टोटल 11 मैटर्स के साथ डील करता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स विच आर मेंशन हियर। तो आपको पहला क्वेश्चन तो आपको ये क्या याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि ये जितने भी मैटर्स की यहाँ पे लिस्ट दी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको 3-4 बार जो है वो स्क्रीमिंग करना है इसकी सामने से। ठीक है? प्रॉपर आपको मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मैटर्स के बारे में मेंशन है यहाँ पे। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है? अब अभी जो भी मैटर्स यहाँ पे मेंशन है, मैं इनको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको याद करवाने की कोशिश कर दूंगा, बट उससे पहले आप जो है वो इनको 3 से 4 बार पढ़ना खुद से। ठीक है? क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी की, ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविजंस। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स जहाँ पे काम करेंगे, उन एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। तो इससे पहले ये लिमिट कितनी थी? ये थी मोर देन 100 वर्कर्स। तो अब ये चेंज होके 300 कर दी गई है। ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चेंज हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, तो ये बट देर आर सम वर्कर्स जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। वो कौन से वर्कर्स हैं? ऐसे वर्कर्स जिनके ऊपर ये जो अभी जितने भी यहाँ पे एक्ट मेंशन किए हैं या रूल्स मेंशन किए हैं, तो जो भी रूल्स जिन वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होंगे उनके ऊपर इस पर्टिकुलर जो कोड है उसके जो है वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि ऐसे वर्कर्स जिनके ऊपर ऐसे कोड्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, या सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, या सिविल सर्विसेज टेम्पोरेरी सर्विस रूल्स। इसी तरह से ये जो भी मेंशन है यहाँ पे, जितने भी एक्ट्स मेंशन हैं, जिन भी वर्कर्स के ऊपर इन रूल्स के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उनके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। डोंट वरी, मैं आपको सब याद करवा दूंगा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। अभी इसके बाद हम एमसीक्यूज़ के सेशन लेंगे जैसे जैसे हमारे ये एक्ट्स जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है? तो आपको हर एक एक्ट से प्रॉपर एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। मेकिंग ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब क्या है इसको पहले ना मैं एक आपको डायग्राम से बताता हूँ, उसके बाद आपको ये जितने भी आगे सेक्शंस आएंगे वो सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या है, इस डायग्राम से समझो आप। सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी, एक अपने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगी। मतलब जो एक स्टैंडर्ड होंगे, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर होंगे, जिनको कि देख के जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो एम्प्लॉयर जो है वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ड्राफ्ट करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपने एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएंगे, जिनको देख के जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएंगे अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है? क्योंकि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो सिमिलर नहीं होते हैं, बिकॉज जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ये नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो हर एक एस्टेब्लिशमेंट का डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से उनके अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। बट वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो
जो है वो एक जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको देख के बनाए जाते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। अब क्या हुआ, अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर उन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राफ्ट करेगा अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। और वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो होंगे विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स विच आर मेंशन इन दी शेड्यूल 1। सिंपल, क्लियर हो गया। बट जब वो इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ड्राफ्ट करेगा उस टाइम वो कंसल्ट करेगा किसको, एम्प्लॉइज़ को, ट्रेड यूनियंस को और नेगोशिएटिंग यूनियंस को, ठीक है। अब ये जो उसने ड्राफ्ट किए स्टैंडिंग ऑर्डर्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियंस और नेगोशिएटिंग यूनियन, वो भेजेगा उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है ये कोड में या कौन से कोड में मेंशन है, क्वेश्चन आपको सीधा बन जाएगा यहाँ से भी। तो इसको भी ध्यान में रखना कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के बारे में जो प्रोविजंस है का जो मेंशन है वो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास पहुँचे, अब एक और बात यहाँ पे कि ये जो ड्राफ्ट करेगा वो स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजेगा, वो कब तक भेजेगा, तो वो उसको भेजने होंगे विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, कि जिस दिन से ये इस कोड की कमेंसमेंट हो जाएगी, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ये फोर्स में आ जाएगा, उसके 6 month के अंदर अंदर जो है वो उसको अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स ड्राफ्ट करने होंगे और सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजने होंगे फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अब वो सर्टिफाइंग ऑफिसर खुद से भी इन पर्टिकुलर ड्राफ्ट जो हम इस एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर किया उसके रिगार्डिंग कमेंट लेगा ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन से, जो भी उस एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड हैं या नेगोशिएटिंग यूनियंस हैं, उनसे कमेंट लेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अब कमेंट लेने के बाद जो भी उसके पास कमेंट्स आया, ठीक है, रिस्पॉन्स आया, उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर डिसीजन लेगा कि जो है वो ये जो ड्राफ्ट किए गए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या एडिशंस, क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, और वो करने के बाद जो है वो डिसीजन लेगा। बट वो जो डिसीजन है वो उसको विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है। मतलब जिस दिन उस सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आए फॉर सर्टिफिकेशन, उस दिन के 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको डिसीजन लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे दो बातें होंगी, या तो वो डिसीजन जो है वो मान लिया जाएगा बाय दी कंसर्न पार्टीज़, या फिर वो जो है वो उससे डिससेटिस्फाइड होंगी पार्टीज़। तो मान लो कि उस डिसीजन को मान लिया जाता है बाय दी ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो जो डिसीजन है उसकी कॉपीज़ सेंड की जाएंगी टू द एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन। तो जो भी डिसीजन आया या जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड कर दिए सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, उसकी कॉपीज़ वो सेंड करेगा विद इन 7 days ऑफ द डिसीजन। जिस दिन उसका डिसीजन हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी कॉपी सेंड कर देगा किसको, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर को, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मान लो उस डिसीजन को नहीं माना गया, उससे डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉइज़, तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी वो कहाँ जाएगी, वो एपिलेट अथॉरिटी में जाएगी, बट वो जो एपिलेट अथॉरिटी में जा सकती है उसके लिए वो टाइम स्पेसिफाइड है, दैट इज़ 60 days फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने डिसीजन दिया उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकती है इन द एपिलेट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। अब जो है वो क्या हो गया, अब जैसे ही उस अथॉरिटी का डिसीजन आएगा, उस डिसीजन के 7 दिन के बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी, या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर सेंट टू द एम्प्लॉयर्स। तो जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कॉपीज़ भेजी ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर को, या फिर एपिलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, उसके 7 दिन बाद जो है वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई की है वो ऑपरेशन में आ जाएंगे, मतलब वो फोर्स में आ जाएंगे। और वो कब तक फोर्स में रहेंगे, वो रहेंगे 6 months तक। दे विल रिमेन इन द ऑपरेशन फॉर 6 months। दिस इज़ द थोड़ा सा जो है वो इस तरह पिक्चर चलेगी आपकी ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ इसको ध्यान में रखना, अब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चलेगी, ठीक है। चलो देखो, तो जैसे सबसे पहले हमने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बनाएगी, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि nothing notwithstanding anything contained in section 30 to 36 for the period commencing on the date on which this section becomes applicable to an industrial establishment and ending with the date on which the standing orders are finally certified। तो बोलने का मतलब क्या है,
यहाँ पे ये बोलने की बात, इस पूरे प्रोविज़न का आपको मैं वैसे बताता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोलता है कि जब तक एम्प्लॉयर ने वो अपने ड्राफ्ट किए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, और वो जब तक सर्टिफाइड नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम तक, उस पीरियड तक जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट में जो स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होंगे वो कौन से होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं वो वाले। बस इतनी सी बात है आपको ध्यान में रखनी है। जब तक उसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइड नहीं हो जाते सर्टिफाइंग ऑफिसर से, तब तक उस एस्टेब्लिशमेंट में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल रहेंगे वो कौन से रहेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने कहा, अब क्या करेगा यहाँ पे देखो, जो मैंने जो आपको ना ऑलरेडी बता दिया सब कुछ, अब आपको सिर्फ स्किम करना है इनको। देखो बोलता है द एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। अभी हमने बात की, और किसके, और ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। बस बिल्कुल हमने पढ़ लिया, ठीक है, और उसमें सभी मैटर्स जो है वो कवर होने चाहिए उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या करेगा, बोले एम्प्लॉयर शैल कंसल्ट द ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन। जैसे कि मैंने कहा कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, जब भी वो ड्राफ्ट करेगा तो वो ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन को कंसल्ट करेगा, और आफ्टर कंसल्टेशन जो है वो किसको फॉरवर्ड कर देगा, उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर को। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब यहाँ पे बात ये आती है, बोलता है कि जब एम्प्लॉयर, सो हियर एन एम्प्लॉयर अडॉप्ट द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 29। तो जो भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो, जैसे जो मैंने यहाँ पे बात की अभी, जो भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होंगे जब तक कि उसके अपने जो ड्राफ्टेड स्टैंडिंग ऑर्डर है वो जो है वो सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं, तो इन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, किसको, सर्टिफाइंग ऑफिसर को। दिस इज़ द थिंग। बस इस पूरे प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई बहुत, मतलब इतना MCQ बनने वाला कुछ क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो बनने वाला है वो मैंने अभी बता दिया आपको। अब चलते हैं आगे। और दूसरी चीज़, अब देखो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की दो चीज़ें हैं, या तो वो उनको पहली बार ड्राफ्ट किया जाएगा फर्स्ट टाइम, या फिर उनको जो पहले से बने उनको मॉडिफाई किया जाएगा। तो जब ड्राफ्ट किया जाएगा तब भी उसको 6 month के अंदर अंदर जो है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को देना है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कोड, और जब मॉडिफाई करेगा वो तब भी उसको 6 month के अंदर जो है वो उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर को बना के देना है। सो एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर only within a period of 6 months from the date on which the provision of this chapter applicable to the establishment। तो दोनों ही केस में जो है वो उसको 6 month के अंदर अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ड्राफ्ट करके भेजना है। दिस इज़ द थिंग, ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अब चलते हैं। अब बोलता है कि ऑन द रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, शैल इशू अ नोटिस टू द ट्रेड यूनियन और नेगोशिएटिंग यूनियन, उनको नोटिस इशू करेगा। और अगर मान लो कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो कोई भी और अदर मेंबर्स जो भी उसको लगता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्कर्स को, फॉर सीकिंग देयर कमेंट, उनका कमेंट लेने के लिए आफ्टर रिसीट ऑफ देयर कमेंट वो अपॉर्चुनिटी देगा दोनों पार्टीज़ को, ट्रेड यूनियन को और नेगोशिएटिंग यूनियन को, आप अपनी बात रखो, ठीक है, और उस को कंसीडर करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन या क्या मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, एंड विल मेक अ ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको डायग्राम बताई थी उसको ध्यान में रखो, ये सब वैसे ही स्टोरी चल रही है फिर, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसको अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट करनी पड़ेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। देखो मैंने यहाँ पे कहा था 60 days, उसको जो है वो अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? दोनों ही केस में, चाहे वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है, मतलब पहली बार ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, या फिर उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, दोनों ही केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच मॉडिफिकेशन जो है वो उसको डिसीजन लेना है। इतनी बात क्लियर होगी। और अगर मान लो, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो वो फेल हो जाता है टू टेक डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड जो है वो उनको मान लिया जाएगा कि जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर ने भेजे वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर उनको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो जो भी एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स ड्राफ्ट करके भेजे हैं उन्हीं को सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर मान लिया जाएगा। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, बोलता है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं शैल बी सर्टिफाइबल अंडर दिस कोड इफ़, वो कब सर्टिफाई होंगे, जब वो जो है वो एवरी मैटर को कंसीडर कर रहे होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। मतलब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट किए उनको जो है वो हर एक मैटर को कंसीडर करना है जो भी फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। और दूसरा, वो इन कन्फर्मिटी विद होने चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है, उसके कॉन्ट्रावीन में नहीं होने चाहिए। मतलब सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर की वो जो है वो जो प्रोविजंस है उनकी फेयरनेस और रीजनेबलनेस
मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब कि जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जो है वो उसने सर्टिफाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलो। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है शैल सर्टिफाई द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर और द मॉडिफिकेशन विद इन द 7 days, उसको सेंड करनी पड़ेंगी कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जो भी डिसीजन उसने लिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको कॉपी सेंड करनी पड़ेगी टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस को। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि विद इन 7 days जो है वो उसको सेंड करनी है कॉपीज़ जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर उसने किए। ठीक है, क्लियर हो गया, टू द एम्प्लॉयर और नेगोशिएटिंग यूनियन। आगे चलते हैं। और वैसा ही जो है वो अगर मॉडिफिकेशन के लिए उसके पास स्टैंडिंग ऑर्डर आए थे तो उसको भी जो है वो उसने 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसको सेंड करना है, एम्प्लॉयर या नेगोशिएटिंग यूनियंस को, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टुक द डिसीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लाउज क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे बता देता हूँ मैं। ये बोला है कि मान लो कुछ सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, एक ही तरह की एस्टेब्लिशमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर जो है वो इकट्ठे आके, मान लो 3 एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके 3 एम्प्लॉयर हैं, तो वो इकट्ठे एक सिमिलर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो कि तीनों एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिमिलर होंगे और उनको भेज सकते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिमिलर नेचर की हैं, तो अगर सिमिलर नेचर की है तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी सिमिलर नेचर के हो सकते हैं, तो वो इकट्ठे जो है वो मिलके एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेज सकते हैं जो कि कॉमन हो जाएगा सब उन तीनों एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये यहाँ पे बात कही गई है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बोलता है कि अगर मान लो एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि ऑलरेडी पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर्स एग्जिस्टेड हैं, ठीक है, मान लो कमेंसमेंट ऑफ ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड वहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो उस एस्टेब्लिशमेंट में हैं, तो बोलता है कि वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, और अगर वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो वो माना जाएगा कि वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर हैं। ठीक है, तो उनको फिर से मतलब दोबारा से उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फॉर न्यू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जब तक कि वो उनका पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है उनका 6 month का, क्योंकि कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर है वो 6 month के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो 6 month होता है। ठीक है, क्लियर, अभी तक आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है या अपीलेट अथॉरिटी होता है उनके पास पावर्स होती हैं ऑफ द सिविल कोड विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो सेक्शंस हैं उसके तहत उनके पास पावर्स ऑफ सिविल कोड हैं, किसके पास, सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी दोनों के पास हैं। इसको याद में रख लेना ना यार, कहानी नहीं चल रही है, थोड़ा सा इसको ना मतलब दिमाग खोल के बैठो है ना, और फिर देखो कि मतलब क्या चल रहा है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है और जो अपीलेट अथॉरिटी है उन दोनों को ही पावर्स ऑफ द सिविल कोड मिलेंगी अंडर दी सेक्शंस 345 एंड 346 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। वो आपको क्वेश्चन घुमा देगा वहाँ पे, इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह वो की जगह वो आपको इंडियन पिनल कोड लिख देगा और आप उसको सही करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है, अब बात करते हैं अपील्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से बंदा खुश नहीं है, ठीक है, बंदा मतलब एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग यूनियन या वर्कर, तो उस केस में वो फाइल कर सकते हैं अपील विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर टू द अपीलेट अथॉरिटी। सिंपल बात है। ठीक है, उस डायग्राम को देखना, उससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, उससे आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, डेट ऑफ ऑपरेशन। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो डेट ऑफ ऑपरेशन है वो कब, मतलब कब, कौन सी डेट से वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो ऑपरेशन में आएंगे, वो फोर्स में आएंगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मान लो उन्होंने डिसीजन मान लिया वो, तो उस केस में क्या होगा, केम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज सेंट टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन। तो जिस दिन से वो कॉपीज़ जो है वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कॉपीज़ जो है वो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन को भेजी जाएंगी, उस दिन के 7 दिन के एक्सपायर होने के बाद वो फोर्स में आ जाएंगे। और दूसरा कि अगर मान लो वो डिससेटिस्फाइड थे और वो अपीलेट अथॉरिटी के पास गए थे, तो उस अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के 30 दिन के बाद ऑन द एक्सपायरी 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी आर सेंट। तो जिस दिन जो ऑर्डर आया अपीलेट अथॉरिटी का उसके 7 दिन के बाद जो है वो ये जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, वो फोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो उस डायग्राम को फिर से देखो, मैं फिर से बार बार यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सिंपल सी बात है कि मतलब जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसको जो भी डिटेल्स है वो सारी एक रजिस्टर में मेंटेन करनी होती है, बस यही लिखा है यहाँ पे। तो इसको आप देख लेना, कोई ज़्यादा मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं, ठीक है, मतलब ईजी लैंग्वेज है। अब चलते हैं ड्यूरेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने कहा वो कितने ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो वो रहेगा फॉर द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच स्टैंडिंग ऑर्डर्स और द लास्ट मॉडिफिकेशन केम इनटू द ऑपरेशन। तो जिस दिन वो ऑपरेशन में आए स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके 6 मंथ तक जो है वो ऑपरेशन में रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है। अब बोलता है कि जो फॉरगोइंग प्रोविजन मतलब कि मान लो पहले बंदे ने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए एम्प्लायर ने एप्लीकेशन दी, उसके बाद वो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दी, तो चाहे वो मॉडिफिकेशन फर्स्ट टाइम भेज रहा है या सेकंड टाइम भेज रहा है या थर्ड टाइम भेज रहा है, जितनी बार भी वो एप्लीकेशन भेजेगा उस एप्लीकेशन को माना जाएगा कि फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। तो इसका मतलब कि मतलब पूरा इसका बोलने का मतलब, फर्स्ट टाइम बोलने का मतलब ये है कि वो जो प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा वो पूरा फॉलो होगा, चाहे वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए एप्लीकेशन भेज रहा है या नए बनाने के लिए एप्लीकेशन भेज रहा है। तो मॉडिफिकेशन के लिए भी ये पूरा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा कि उसको पहले सर्टिफाइड ऑफिसर के पास भेजना पड़ेगा, फिर वो सर्टिफाइड ऑफिसर कमेंट लेगा, फिर वो अपना डिसीजन देगा, फिर अगर डिससेटिस्फाई है तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर वहाँ से ऑपरेशन में आएगा और फिर फोर्स में आएगा। समझ में आ गया? तो मॉडिफिकेशन के लिए भी पूरा प्रोसीजर जो है वो वैसे ही फॉलो होगा जैसे कि एक फर्स्ट टाइम जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्लाई किया जाता है, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। दिस इज़ द थिंग। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? और बोला जाता है कि जो ओरल एविडेंसेस होते हैं उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए एविडेंस नहीं माना जाएगा, मतलब कि वो रिटन में होने चाहिए। बोलने का मतलब ये है हर एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स का जो प्रोविजंस है वो रिटन में होने चाहिए। आपने सिर्फ बोल के कर दिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोविजंस है, वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बोलता है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन में कोई डिस्प्यूट आता है, इंटरप्रिटेशन में कोई मतलब कोई कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, तो उस केस में जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा डिसाइड? ट्रिब्यूनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे वो एग्जाम में लिखेगा आपको सर्टिफाइंग ऑफिसर और आप गलत करके आ जाओगे। तो याद क्या रखना है कि जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा कि जो इंटरप्रिटेशन है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वो कैसे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न इन पार्टीज। तो वो फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बोलता है कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब मान लो कोई वर्कर है, उसको सस्पेंड किया गया है ड्यू टू द डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई वर्कर है, उसको सस्पेंड किया गया है ड्यू टू द डिसिप्लिनरी एक्शन, जो भी उसने मिसकंडक्ट किया उसके ऊपर कंप्लेंट्स है, चार्जेस हैं, उसके लिए उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए उसको सस्पेंड किया गया और उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई। तो उस इंक्वायरी, जब तक उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, उसको जो है वो अलाउंसेस दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। समझ में आ गया? और कोशिश ये रहती है कि ये जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। तो जिस दिन उसको सस्पेंड किया उसके 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो क्या है, वो जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिस इज़ द ऑर्डिनरी पीरियड। क्लियर? और जब तक वो सस्पेंड रहेगा उसको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस दिए जाएंगे। और अब वो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस का अमाउंट कितना होगा? वो होगा 50% ऑफ द वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 डेज एंड फॉर द रिमेनिंग पीरियड इट इज़ 75%, मतलब थर्ड फोर्थ। और यहाँ 1/2। तो पहले 90 दिनों के लिए कितना होगा? उसको जितनी भी सैलरीज मिलती है उसका 50% उसको वेजेस मिलेंगी। और अगले रिमेनिंग दैट इज़ आफ्टर 90 डेज जो है वो जब तक भी सस्पेंशन चलेगी उसकी थर्ड फोर्थ 75% ऑफ हिज वेजेस जो है वो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलेगी, बट विद द कंडीशन कि वो जो डिले हुआ 90 डेज़ के बाद वो उसकी वजह से नहीं हुआ है, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंडक्ट ऑफ सच वर्कर। उस वर्कर की वजह से वो डिले नहीं होना चाहिए, तो उस केस में उसको थर्ड फोर्थ मिलेंगी सब्सिस्टेंस अलाउंसेस आफ्टर 90 डेज। क्लियर हो गया? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस चैप्टर के प्रोविजंस को अप्लाई होने से एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ध्यान में रखना है इसको। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस चैप्टर में जितने भी प्रोविजन अभी तक हमने पढ़े उससे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक और जो चीज़ याद रखनी थी कि ये जो अभी हमने सब्सिस्टेंस अलाउंसेस के बारे में प्रोविज़न पढ़े वो सेक्शन 38 में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मैंने कल भी आपको क्वेश्चन बताया था कि सेक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट सेकंड लास्ट स्लाइड, नोटिस ऑफ चेंज, कि मान लो आपने अपने जो एम्प्लॉयर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में चेंज किया, कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स में चेंज किया, तो बोलता है कि नो एम्प्लॉयर हु प्रपोजेज टू इफेक्ट एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एप्लीकेबल टू द वर्कर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है अभी हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। बस अभी आप याद के रखना है कि थर्ड शेड्यूल में जो भी मैटर्स स्पेसिफाइड हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो उसकी कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता अनटिल की अनलेस उसने जो है वो वर्कर्स को नोटिफाई नहीं किया, या उसने जो है वो उस नोटिस के बारे में, उस चेंज ऑफ नोटिस के बारे में जो है वो उनके साथ डिस्कस नहीं किया, या फिर उसको कम से कम विद इन 21 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस। तो मतलब उसको कम से कम 21 दिनों का टाइम देना होगा, तभी उसके बाद जो है वो चेंजेस कर सकता है इन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। तो ये 21 दिन का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 दिन से आज मन किया उसने बोला कि कल से जो है वो ये वाली कंडीशंस रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। उसको कम से कम 21 दिनों का टाइम देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है उन ऑर्डर्स को, और उसमें भी उसको उसके साथ वर्कर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा जो भी वो चेंजेस लाने वाला है, ठीक है। बट कुछ केसेस हैं जिसमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिंग एनी सच चेंज। अगर मान लो कोई सेटलमेंट और अवार्ड के तहत कोई डिसीजन हुआ है, मान लो ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया, उस केस में ये 21 दिन की ज़रूरत नहीं है वर्कर्स को देने के लिए, या कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है वर्कर्स को, उस केस में वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, या ऐसे वर्कर्स हैं जो कि जिनके ऊपर इन पर्टिकुलर रूल्स के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, तो उनके ऊपर भी उनको भी जो है वो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो नोटिस ऑफ चेंज के प्रोविजंस है ये सेक्शन 40 में डील करते हैं, याद रख लेना इनको, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे जब MCQs करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो उस केस में फॉर एग्जांपल लाइक कि आपको शिफ्ट वर्क मतलब जो चेंज ऑफ शिफ्ट करनी है, ठीक है, तो उस केस में जो है इन कंसल्टेशन विद दी GRC आप जो है वो कर सकते हो, उसमें भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बट उस केस में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा GRC को। और जैसे कि मैंने कहा विद द ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर मान लो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही कोई नोटिफिकेशन निकाल के ऑर्डर दिया है, तो उस केस में भी वर्कर्स को जो है वो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटिस देने की ज़रूरत कब है, जब से, तो नोटिस देने की ज़रूरत कब नहीं है वो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि एक तो अगर कोई अवार्ड या सेटलमेंट आया है ट्रिब्यूनल का या सर्टिफाइंग ऑफिसर का या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, या फिर इन पर्टिकुलर रूल्स किसी वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, बट उस केस में GRC के साथ कंसल्ट करके उसने वो जो है वो अप्लाई कर सकता है विदाउट गिविंग नोटिस, ठीक है। क्लियर हो गया। और यही पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, तो जो सेक्शन हमने सेक्शन ये पढ़ा था ना सेक्शन 39 कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को, ये भी वैसे ही है। इसमें भी जो है वो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कुछ एम्प्लॉयर्स को, अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इस डिसीजन के सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं ऑन द इंडस्ट्री, कि कुछ जो है वो नेगेटिव इल इफेक्ट्स हो सकते हैं इंडस्ट्री के ऊपर या पब्लिक को, तो उस केस में जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है उन एस्टेब्लिशमेंट को कि उसके ऊपर ये चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेशंस में। तो दिस इज़ द टेबल जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो जितना भी अभी मैंने करवाया, ठीक है, वो सारा इस टेबल में मैंने बना दिया है, इसको याद रख लेना। मतलब आपके 60% क्वेश्चन तो इसी टेबल से बन जाएंगे। जैसे कि देखो सेक्शन भी साथ में मैंने मेंशन कर दिया है, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 डील करता है, देखो जो मैंने कहा था कि एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर और मॉडिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर, मैंने ऊपर लिखा है प्रोविज़न, यहाँ लिखा है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कितना अलॉट किया गया है, तो मैंने एक जगह सभी इकट्ठे करके रख दिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कोड, या फिर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। तो जो प्रिपेयर करना है स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट जो है एम्प्लॉयर को, वो कितने टाइम के अंदर करना है, वो करना है 6 month के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दूसरा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को उस जो ड्राफ्ट आया उसके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स का,
उसके लिए कंप्लीट करनी है अपनी प्रोसीडिंग्स कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह इस टेबल को देखो आप, फिर उसको कॉपी सेंड करनी पड़ेंगी विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन डिसीजन। फिर जो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। जो डेट ऑफ ऑपरेशन रहेगी वो कब से डेट ऑफ ऑपरेशन में आएगा या फोर्स में आएगा, जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, जिस दिन से ऑथेंटिकेटेड कॉपीज जो है वो सेंड हुई हैं बाय दी टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 8, मतलब ये वाला, ठीक है। या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपीज ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी सेंड टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 32, ठीक है। तो मैंने हर एक चीज़ आपको डायग्राम में पहले ही बता दी है। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। और एम्प्लॉयर जो है वो कोई चेंज नहीं कर सकता अनटिल कि उसको एटलीस्ट 21 दिनों का नोटिस देना होगा टू द एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन कंसर्न। इस टेबल को आप जो है वो ध्यान में रख लेना, इससे आपका 67% क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। सो नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, a standing order finally certified shall not be modified until the expiry of how many months? आंसर इज 6 मंथ। अभी मैंने कहा था देखो कि वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन विच सेक्शन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। तो पहले तो जब इस एक्ट के की हम बात करेंगे तो उसमें था सेक्शन 10A, बट अब जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, ये देखो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस में मैंने कहा था कि इसको याद रख लेना, सेक्शन 38, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक्शन 38। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और को किस तरह से तैयार करने हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सब्सिस्टेंस अलाउंसेस जो है वो कौन से लेजिस्लेशन में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो कौन से कोड में पाए जाते हैं, तो उसमें आंसर होगा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। बस ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, टॉपिक किया था ट्रेड यूनियन, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम ओनली व्हेन इट ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब आपको क्वेश्चंस यही, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे सारे। अब कुछ मॉक क्वेश्चंस देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज पर द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल 2020 अप्लाई टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट कंटेनिंग इक्वल टू और मोर देन 300 वर्कर्स। सही बात है, अभी हमने पढ़ा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विसेज। गलत। अभी हमने पढ़ा था कि कौन बनाता है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोविजन इन द कोड ऑन इंडस्ट्रियल 2020 पार्टी एग्रीव्ड विद द डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर मे फाइल एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर, 45 डेज ऑन द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर, या 90 डेज, या फिर नन ऑफ द। आंसर इज नन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर। 45 और 90 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं इस कोड में, वैसे भी 30 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, दैट्स इट, या 7 पढ़ा है एक, ठीक है। द मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स शेल केम इन टू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट सर्टिफाइड कॉपीज sent to the employer and trade union, या 7 days from the date on which copies of the order sent to the concerned parties। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, 30 डेज और 7 डेज। ये 7 डेज वाला केस है अपीलेट अथॉरिटी वाला, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बट इसमें अपीलेट अथॉरिटी के केस में 7 डेज और सर्टिफाइंग ऑफिसर के केस में 30 डेज। Any industrial establishment may be exempted conditionally or unconditionally from any of the provision of standing order act under this code by, कौन exempt कर सकता है? The answer is appropriate government। And the last, so ये थे क्वेश्चंस आपके आज के मॉक क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबल्स। तो इनको ध्यान में रखना, यहाँ से आपका कंप्लीट जो है वो इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा। So this is all about the provisions with respect to the Industrial Employment Standing Orders Act. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय।